स्टूडेंट, अब मैं आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये सारे टर्म जो है इंटर रिलेटेड है और ये क्वाइट कंफ्यूजिंग भी हैं। आपको इन तरह की टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो 40-50 लेक्चर भी कम है। तो और ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इकोनॉमिस्टों ने अपने क्या क्या व्यू दिए हैं, हम उन डिस्कशन में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। और हम इन डिस्कशन में भी नहीं जा रहे हैं फिलहाल कि जॉन मैनार्ड किन्स था, उन्होंने किस तरह से बिजनेस साइकिल को समझाया, या निकोलस कैलडोर था, उन्होंने किस तरह से समझाया, जे.आर. हिक्स ने किस तरह से बताया, कैसे उन्होंने फीलिंग और फ्लोर दी, पॉल सैमुअल्सन ने कैसे बताया, सम पीटर ने किस तरह से बिजनेस साइकिल को बताया। ठीक है, गुडविन ने क्या बताया बिजनेस साइकिल के बारे में, मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या बताया, अलग अलग इकोनॉमिस्टों ने क्या बताया, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न बिल्कुल नहीं है। हमारा मैटर ऑफ कंसर्न ये है हमारा केवल मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि हमें बिजनेस साइकिल के फेज जानने हैं कि एक बिजनेस साइकिल में क्या क्या फेजेज होते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं जानना है। ठीक है, फिलहाल अभी के ये कॉन्सर्न में, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि बिजनेस साइकिल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन वो बहुत लंबा होगा, वो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है, जो हमें सिर्फ इन्फ्लेशन जानना है, तो उसके बारे में और उससे इंटर रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो डिफ्लेशन है, डिस इन्फ्लेशन है, रिफ्लेशन है, उनके बारे में हमें जानना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट देता हूं, केवल उनके फेज का। ठीक है, देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एक स्टेडी स्टेट में नहीं रहती है, ये मूव करती है, मतलब ये स्थिर नहीं रहती है। आप लोग सोलो मॉडल के स्टेडी स्टेट से कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक अनदर टॉपिक है। बिजनेस साइकिल होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। एक बात मैं आपको ये बताया है कि कोई भी देश की इकोनॉमी जो होती है वो शांत नहीं होती है। इकोनॉमिक्स जो है, जो हम स्टडी करते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि इकोनॉमी में ठहराव नहीं होता, वो मूव करती रहती है, साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल। ये एक डायनामिक है इन नेचर। आप देखेंगे कि ग्रोथ का जो पाथ होता है, मतलब चलने का जो पाथ होता है इकोनॉमी का, वो क्या होता है, वो सीधा नहीं होता है। जब कोई देश अपने प्रगति के रास्ते पे चलती है, तो उसमें उतार और चढ़ाव आते हैं। कभी ऊंचा हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा, कोई कभी बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, फिर गिरने लगेगा। तो ये जो साइकिल है वो सिंपली हमें ये बताता है कि जीडीपी में जब फ्लक्चुएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, मैं आपको अभी थोड़ा सा ग्राफ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये एक टाइम फ्रेम है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपको मैंने जीडीपी रख दिया आउटपुट वाई, और ये टाइम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश की जीडीपी जो है ना, कभी धीरे बढ़ेगी, कभी जोर से बढ़ेगी, कभी बहुत तेज से बढ़ेगी, कभी बहुत धीरे बढ़ेगी, कभी क्या होता है गिरती है, कभी उठती है। तो ये साइकिल टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, बहुत टेढ़ा जा सकता है, जैसा जाएगा, और आगे की तरफ बढ़ती जाती है, धीरे 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 धीरे। तो कोई भी देश की इकोनॉमी जिन्होंने लॉन्ग टर्म पे अपने ग्रोथ के पाथ को किया है, तो वो इस तरह से सीधी बिल्कुल नहीं जाती, वो उतार चढ़ाव झेलती। यही चीज क्या होता है, बिजनेस साइकिल कहलाता है।
तो आपको जो है वो बिजनेस साइकिल के फेज के बारे में समझना है, ठीक है ना। तो एक फेज का मतलब होता है कि जहां से इकोनॉमी है वहीं पे वो दोबारा पहुंच गई, और बार बार इसमें क्या होता है, वो रिपीटेशन होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंची, फिर देखेंगे आपकी ये फिर इसी तरह से शुरू हो गई है। तो ये चीज़ों को बताने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बिजनेस साइकिल के फेज के बारे में बताऊंगा। देखिए ये जो फेज है वो उतार चढ़ाव के बारे में बता रहा है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, पहले क्या है कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी जो हो रही है वो बूस्ट हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो एक्सपेंशन होगा ना, वो क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब इकोनॉमी में काफी बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है, तो ये एक्सपेंशन हो गया, यहाँ एक्सपेंड हो रहा है। यहाँ इस टाइम में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी क्या होता है, लो होता है। बैंक जब इंटरेस्ट रेट लो करती है तो प्राइवेट लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इकोनॉमी पीक पर पहुंचती है। फिर पीक से क्या होता है कि इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है कि वस्तुओं के दाम वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो पब्लिक लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और गवर्नमेंट भी अपनी बहुत सी पॉलिसी बनाती है कि ज़्यादा पीक पे जाएगा तो फिर क्या होगा, महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन के भी नौबत आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी ऊंचाई पे आप बढ़ोगे उतना गिरने का भी चांस होता है, तो चोट आपको ज़्यादा लगेगी। तो फिर इकोनॉमी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, रिसेशन की तरफ बढ़ने लगती है, जब डिमांड्स वगैरह कम हो जाते हैं। क्योंकि पब्लिक लोगों को लगता है कि इतनी महंगी चीज़ें हैं, और बहुत सी, मतलब बहुत से इसके कारण भी है, उन कारणों में मैं नहीं जा रहा। आप ये समझिए कि जैसे आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, उसी तरह बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, बिजनेस साइकिल में, इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आता है। तो फिर क्या होता है कि वो पीक से फिर क्या है, रिसेशन की तरफ जाती है इकोनॉमी। फिर पीक से क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ती है। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर मैं ये भी बता दूं कि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, तो फिर क्योंकि बैंक जो ऑलरेडी बहुत पैसा बांट देती है, फिर उसके पास पैसा होता भी नहीं है, तो उस समय में वो क्या करती है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना लेती है। तो क्या होता है कि अब जो है बैंक के पास पैसे की कमी है, तो वो इंटरेस्ट रेट जब हाई करती है तो लोग भी क्या करते हैं, उनके पास भी पैसे की कमी आ जाती है, क्योंकि वो लोन कम लेना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि रिसेशन के समय में आउटपुट, प्रोडक्शन लेवल, सब की डिमांड जो है वो कम होता चला जाता है। आदमी के पास पैसा होगा तभी तो डिमांड करेगा। तो उस केस में क्या होता है, कारण इसके बहुत से हैं, मैं बाद में बताऊंगा, जब कभी वो डिटेल में बताऊंगा। तो रिसेशन की तरफ बढ़ने लगता है, प्राइस वगैरह गिरने लगते हैं। फिर इकोनॉमी जो है वो रिसेशन से नीचे की तरफ गिरने लगती है। इस केस में जब बैंक भी इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। जब बहुत से लोन दे देते हैं, बहुत से लोन जो हो जाते हैं वो एनपीए वगैरह घोषित हो जाते हैं, ठीक है, वो रिकवर नहीं हो पाता अमाउंट। तो ये सब भी कारण है, और भी बहुत से कारण हैं। तो जब इकोनॉमी अगर डिप्रेशन में चली जाती है तो फिर समय लगता है उसको। ये जो डिप्रेशन है एक सीवियर कंडीशन हो जाता है। इस समय में जॉब वगैरह बिल्कुल नहीं होता है, और बहुत से लोग जो होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं जॉब सर्चिंग के लिए। ये एक सीवियर कंडीशन है। यहाँ बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। डिप्रेशन किसी इकोनॉमी में नहीं आना चाहिए। तो ये डिप्रेशन का समय है जो मैंने आपको बताया है।
फिर डिप्रेशन से इकोनॉमी जो है, अभी मैं आपको डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा और भी बता दूं कि डिप्रेशन को आप कैसे, स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाए, बहुत से फर्म बर्बाद हो जाए, ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं हो, तो ये जो फेज होता है वो ये बताता है कि इकोनॉमी डिप्रेशन में आ गई है। फिर इकोनॉमी जो होती है वो रिकवरी के पाथ पे बढ़ती है, ठीक है, बढ़ते बढ़ते वो अपने पुराने स्टेज पे आ जाती है। फिर यही आगे चलता हुआ फिर दोबारा एक्सपेंशन के पाथ को डेवलप, मतलब कि बढ़ती है, फिर बूम आता है, फिर बूम के बाद फिर रिसेशन का पीरियड आता है, रिसेशन के पीरियड के बाद कंट्री डिप्रेशन में जाने लगती है, फिर वहां से रिकवरी होता है। तो इस तरह के पाथ को हम बिजनेस साइकिल से डिनोट करते हैं, और जहां से शुरू हुआ है और जहां पे अंत होता है, मतलब कि एक फेज जो होता है ना, जहां से शुरू हुआ है और फिर एक जगह पे अंत होता है, फिर दोबारा उसी जगह से स्टार्ट होते रहता है, तो इतने दूर को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। मैंने आपको ये बताया इसमें कि एक्सपेंशन आया, पीक आया, बूम आया, रिसेशन आया, डिप्रेशन आ गया, इसके नीचे वाले को ट्रॉफ भी बोलते हैं, फिर ये रिकवरी का पाथ कवर किया। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरह से बिजनेस साइकिल में डिप्रेशन होता है, बूम होता है, उसी तरह से ये जो टर्मिनोलॉजी है उसी बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है। देखो, जैसे मान के चलो कि यहाँ से यहाँ अगर ये फेज है, अगर इकोनॉमी अगर डिप्रेशन में जा रही है, तो ये जो जगह जो डिप्रेशन का है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इन्फ्लेशन की जगह क्या हो रहा है, निगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसको डिफ्लेशन बोलते थे। प्राइस के दाम बढ़ने की जगह क्या हो रहा है, घट रहे हैं, क्योंकि उस समय में डिमांड ही नहीं है, पब्लिक डिमांड कम कर रही है। तो निगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन क्या करता है, ये डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट फिर उसके बाद कोई पॉलिसी बनाती है और स्टिमुलेट करती है, ये आर्टिफिशियली करने की कोशिश करती है, नहीं तो फिर इकोनॉमी में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रिफ्लेशन जो है वो आर्टिफिशियल फेनोमेना है क्या, तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल है। बहुत से पॉलिसी दाम को मतलब स्टिमुलेट किया जाता है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा जब डिटेल में। अभी आप इन्फ्लेशन जान रहे हैं, और उसके साथ साथ आप जो है, मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक के इसको क्या बताया, ये वाला चीज जो है ना, जब डाउन हो रहा है तो ये बेसिकली डिफ्लेशन को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ वाला जो है ना, जो ये जो ट्रॉफ जो है, मतलब डिप्रेशन से जब इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जाती है, तो ये वाला चीज जो है यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेशन, मतलब वस्तुओं के दाम में जो है वो धीरे धीरे वृद्धि कराना, ताकि वो अपने मतलब एक लेवल पे आ जाए, ठीक है। और फिर जब ये जो 0 पॉइंट है, ये तो मान लो कि ये चीज जो है ना, ये आप 0 लेवल समझिए, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर, इसके नीचे निगेटिव, ठीक है। अब ये जब वस्तुओं के दाम दोबारा मतलब जब बढ़ना शुरू हो गया, तो यही इन्फ्लेशन को लीड करता है। तो इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीजिंग रेट है। अब देखो, ये वाला जो एरिया है, जो देखो ये डिसइन्फ्लेशन है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेशन का उल्टा। इसका मतलब ये होता है कि दाम तो बढ़ रहे हैं 0 से ज्यादा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहे थे, देख रहे हो, कम होता जा रहा है, हालांकि ये 0 से ज्यादा है, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये बताया कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है, ये चारों चीजें आपको मैंने बताई, ठीक है। इस ये वाले फेज को यहाँ से यहाँ डिफ्लेशन कहेंगे, यहाँ से यहाँ इन्फ्लेशन कहेंगे, यहाँ से यहाँ डिसइन्फ्लेशन कहेंगे, और इसके नीचे डिफ्लेशन कहेंगे।
अब मैं आपको डिसइंफ्लेशन के बारे में बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि डिसइंफ्लेशन है क्या? देखो, डिसइंफ्लेशन जो है, व्हाट इज डिसइंफ्लेशन? डिसइंफ्लेशन इज डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, a slowdown in rate of increase of general price level of goods and services। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पेपर में पढ़ते हैं कि महंगाई कम हो गई, महंगाई जो है, बोलते हमने वस्तुओं के दाम जो है वो घटते तो देखे नहीं है। तो एक्चुअली में उनको ये पता नहीं होता है कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, जो डिसइन्फ्लेशन हो गया है। प्राइस नहीं गिर रहे हैं। अब मैं आपको ये उदाहरण देके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एनुअल इन्फ्लेशन जो है जनवरी के महीने में 5% है, ठीक है, और फरवरी के मंथ में जो है वो 4% है। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस है वो डिसइन्फ्लेटेड हुआ कितना, 1% से, लेकिन ये 4% से बढ़ रहा है। बात आप ध्यान से समझिए कि अगर डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि 5% से ये 4% की तरफ आया, लेकिन अगर हम बात करें तो भी ये 4% बढ़ ही रहा है। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब कि जो पहले रफ्तार से जो प्राइस बढ़ रही थी उसके मुकाबले ये कम रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ जरूर रही है, ठीक है। ये मैंने आपको डिसइन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट बताया। अब क्या होता है, व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन किसे कहते हैं? तो डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और डिफ्लेशन अकर व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो जीरो। तो डिफ्लेशन क्या होता है कि प्राइस राइज जो होता है ना, वो उसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब प्राइस फॉल हो जाता है। डिफ्लेशन कब होता है? जब इन्फ्लेशन रेट जीरो लेवल से नीचे चला जाता है, ठीक है। जो बेस ईयर माना होगा, मैं बाद में बताऊंगा बेस ईयर क्या है, मतलब जो भी उन्होंने लिया होगा उसके संदर्भ में उस प्राइस से वो नीचे चला जाता है, तो वो डिफ्लेशन कहलाता है। अब मैं यहाँ आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ कि जैसे ये जीरो है ना, यहाँ से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला गया, ठीक है। तो पॉजिटिव रेट से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव रेट से, क्योंकि जीरो से ऊपर है, तो इन्फ्लेशन का ये निगेटिव रेट कहलाएगा, निगेटिव इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, निगेटिव रेट कहलाएगा। तो इसी को हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। और यहाँ से जो नीचे अगर वो जाता है तो निगेटिव इन्फ्लेशन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्लेशन कहलाएगा, ठीक है। मैंने इस जगह पे रेट का लिया है और इस जगह पे नंबर ऑफ क्या है, ईयर लिया है, टाइम लिया है, कि पॉजिटिव रेट जो परसेंटेज रेट जो बढ़ रहे हैं वो है, और इधर क्या है, टाइम है। तो मैंने आपको सीधा बताया इन्फ्लेशन हुआ, ये डिसइन्फ्लेशन हुआ, और ये वाला एरिया जो होगा वो डिफ्लेशन कहलाएगा। अब मैंने ये तीनों चीजें आपको बता दी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। अब मैं आपको रिफ्लेशन बताता हूँ। रिफ्लेशन क्या होता है? इट इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई or by reducing tax, seeking to bring the economy back up in the long-term trend following a dip of business cycle। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक एक्ट होता है इकोनॉमी के, इकोनॉमिस्टों के द्वारा स्टिमुलेट करते हैं किस चीज को, इकोनॉमी को। क्या करेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा कर देंगे, या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी में आ गया, ठीक है, रिड्यूस टैक्स कम कर देंगे, जो फिस्कल पॉलिसी में आ गया कि किस तरह से हमें क्या करना है। तो टैक्स कम करेंगे तो क्या होगा, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे। तो कोशिश ये करते हैं कि इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म जो है ना ट्रेंड में दोबारा लाएं। ये एक आर्टिफिशियल फेनोमेनन है। और एक बात आप याद रखिएगा कि डिसइन्फ्लेशन का जो अपोजिट है ना, वही कहलाता है डिफ्लेशन, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई रिफ्लेशन के बारे में।
तो ये जो रिफ्लेशन है, रिफ्लेशन में क्या होता है कि जब डिप्रेशन से इकोनॉमी को रिकवरी की तरफ बढ़ना पड़ता है, तो ये एक्ट लिया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जो है, जब प्राइस जो है वो गिर गई थी, डिफ्लेशन में जब प्राइस जो है, ये 0% है ना यहाँ पे, इससे निगेटिव की तरफ ये जो डिफ्लेशन आया था इस जगह पे, इस यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ रही है तो वही कहलाता है डिफ्लेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए, इन्फ्लेशन के बारे में, डिफ्लेशन के बारे में, डिसइन्फ्लेशन के बारे में, रिफ्लेशन के बारे में। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिए हैं, वो आपको काफ़ी चीज़ें बताएँगे कि आप इस तरह से जान सकते हैं कि ये बिज़नेस साइकिल के थ्रू ये जुड़ा हुआ है।